आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। अपनी बात रखने से पहले मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए तमाम बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी से और जो लोग विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा से आए हैं, छात्राएं हैं, उनका आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक दो लाइन पढ़ के मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। ये मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। साथियों, आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और उसके आसुर संगठन का संयुक्त राज्य अधिवेशन 11वां राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न हो रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर युवा साथी नौजवान शामिल हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तो साथियों, हम इस राज्य अधिवेशन को क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? तो साथियों, महापुरुषों का जो उद्देश्य था कि व्यवस्था परिवर्तन के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए महापुरुषों के जीवन संघर्ष से और उनके आंदोलन से प्रेरणा लेकर संघर्ष करने की जरूरत है और वही काम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और उसके आसुर संगठन बखूबी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मदर ऑर्गेनाइजेशन भावसेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हम जैसे SC ST OBC और माइनॉरिटी के युवा नौजवान छात्राओं के लिए इतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल का हमको प्लेटफॉर्म दिया। साथियों, अब तक हमारे विद्यार्थी जो थे, युवा थे, स्कॉलर थे, पढ़ाई करने वाले, इनका एक भी राष्ट्रीय स्तर का स्टूडेंट लोगों का संगठन नहीं था। जो भी थे वो दुश्मनों के थे और दुश्मनों की आइडियोलॉजी पर हमारे लोग काम करते थे और उसका नाजायज फायदा उठाकर हमारे लोगों को ही गुलाम बनाया जाता था, हमारे लोगों को ही शोषण किया जाता था। तो साथियों, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन का जो बातें हम लोग करते हैं, ये केवल आदरणीय वामन मेश्राम साहब ही नहीं और या हम लोग ही नहीं, बल्कि ये महापुरुषों का उद्देश्य था। व्यवस्था परिवर्तन क्या है? इस देश में दो तरीके की व्यवस्था है, एक असमानतावादी व्यवस्था है और एक समतावादी व्यवस्था है। एक शासन व्यवस्था है और एक समाज व्यवस्था है। समाज व्यवस्था पर भी ब्राह्मणों का कब्जा है और शासन व्यवस्था पर भी ब्राह्मणों का ही कब्जा है। भारत में लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा है। जितनी रीजनल पार्टियां थी बहुजन समाज की, SC ST OBC की, जितने भी हमारे नेता हुए, चाहे बहन जी हुए, चाहे अखिलेश हुए, चाहे तेजस्वी यादव, लालू यादव हुए, जितने भी नेता हुए उनको भारतीय मीडिया के द्वारा या तो क्षेत्रीय नेता घोषित कर दिया गया और या तो उन्हें जाति के नेता तक सीमित कर दिया गया। बाकी अगर आप देखोगे नजर उठाकर तो जितने भी सवर्ण नेता है उनको राष्ट्रीय नेता घोषित किया जाता है, देश का नेता घोषित किया जाता है। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो साथियों, आज विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारे पढ़े लिखे सुशिक्षित बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए क्या कुछ दुश्मनों को जो संगठन बने हुए छात्रों के, उन लोगों ने क्या कभी आवाज उठाया? चाहे पायल तड़वी की हत्या हुई हो उसके लिए कोई आवाज उठाया हो, चाहे रोहित वेमुला जैसे लोगों को मार दिया जाता हो उसके लिए, और इसी तरीके से बहुत सारी घटनाएं आपको देश में देखने को मिल जाएगी, लेकिन मीडिया में ये खबर आपको नहीं मिलेगा। तो साथियों, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने हम लोगों को अगर दिया है तो हम लोगों को इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने की आवश्यकता है और जो हम लोगों के
20, 25, 30 साल की उम्र जो होती है, ये उम्र संघर्ष करने की उम्र है, ये उम्र लड़ाई लड़ने की उम्र है। किस चीज़ की लड़ाई लड़ने की उम्र है? तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ने की, अपने इतिहास, अपने विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। साथियों, हमारे लोगों को हर जगह जाने के लिए समय निकल आता है, लेकिन जब सामाजिक कार्य होता है, सामाजिक मूवमेंट होता है, वहाँ पर लोगों को हम लोग इन्वाइट करने के लिए जाते हैं तो लोगों के हजारों बहाने होते हैं। साथियों, अगर आज़ादी आप पाना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को आप आज़ाद देखना चाहते हो, तो आपको आज संघर्ष करना होगा। जंग के मैदान में जितना पसीना आज बहाओगे, संघर्ष के मैदान में जितना पसीना आज बहाओगे, जंग के मैदान में खून उतना कम बहाना पड़ेगा। ये तय आपको करना है कि आप पसीना बहाना चाहते हो या खून बहाना चाहते हो। साथियों, व्यवस्था परिवर्तन केवल हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 में महाराष्ट्र के सिद्धार्थ कॉलेज में हम जैसे युवा नौजवान के लोगों को कहते हैं कि मेरे दृष्टि से पूरा करने के लिए मेरी पूजा मत करना, उसको पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देना। क्या हमारे लोगों की इतनी सोच है? हमारा जो ओबीसी के आदमी होता है, अच्छे संस्थानों में पहुंच जाता है, फिर भी उसके साथ जातिवाद होता है, फिर भी उसके साथ जाति उत्पीड़न होता है, मानसिक रूप से उसे टार्चर किया जाता है और अंत में वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी कौन है? साथियों, अब तक छात्र संगठन के दुश्मनों के स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस का, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, ऐसे भाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्टों का एक ही ब्राह्मणों की पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद RSS का विंग है, वो भी ब्राह्मणों की पार्टी है। आज दुश्मन तय कर रहा है, RSS तय कर रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लोगों को तय कर रहा है कौन विधायक बनेगा, कौन MP बनेगा, कौन MLA बनेगा, कौन DM बनेगा, कौन SDM बनेगा। वहाँ से तय किया जाता है, लेटर एंट्री से उनको IAS बनाया जाता है और पोजीशन सिस्टम से उनको जज बनाया जाता है और आपको कह रहा है कि 10 साल में आपका आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है, बानसेव का जो उद्देश्य है, बानसेव का उद्देश्य क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप का निर्माण कर रहा है और लीडरशिप जिस दिन आपके अंदर निर्माण हो जाएगी, सैकड़ों के सामने आप शेरों की तरह दहाड़ोगे और लीडरशिप तब निर्माण होगी जब आप सामाजिक मूवमेंट में हिस्सा लोगे। तो साथियों, समय बहुत कम है, वक्त बहुत ज़्यादा है। अंत में एक ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर आज देखा जाए कि एक बाप अगर वसीयतनामे में अपने बेटे का नाम में दौलत नहीं लिखता है तो आत्मा या तो अपने बाप की हत्या कर देता है, या तो खुद कर लेता है, या तो घर को बिखेर देता है। लेकिन आप अगर ज्योतिराव फूले को देखेंगे, गुलामगिरी पढ़ेंगे, तो ज्योतिराव फूले ने वसीयतनामा में लिखा कि अगर मेरे मरने के बाद जो मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, वो काम अगर मेरे बच्चे इस जिम्मेदारी से नहीं करते हैं तो मेरी प्रॉपर्टी का एक फुटी भी कौड़ी उनको दिया नहीं जाएगा। जो भी ईमानदारी से समाज का आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन चला रहा होगा, उसको दान कर देना। और यही बात सम्राट अशोक ने पत्थर की शिलालेखों पर लिख के रखा, उन्होंने भी लिख के रखा वसीयतनामा में कि मेरे मरने के बाद अगर मेरे बच्चे इस सामाजिक मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं तो मेरे प्रॉपर्टी से एक भी कौड़ी इनको मिलना नहीं चाहिए। आप पत्थर की शिलालेख को पढ़ लीजिएगा, ये सम्राट अशोक लिख के कहते हैं। तो साथियों, क्या हम लोग इतना भी काम नहीं कर सकते? वो 100% कर सकते हैं, तो हम लोग 100 नहीं कर सकते तो 10-5% अगर कर सकते हैं, और 10 और 5% अगर कर दिया तो भारत में क्रांति का निर्माण हो जाएगा। और जब क्रांति का निर्माण हो जाएगा तो हम लोग आज़ादी का बिगुल बजा सकते हैं। आज़ाद हो गए तो आज़ाद भारत में हम लोग आज़ाद होते हैं तो आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठाएगी। साथियों, पर्ची आ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहीं पर मैं बात खत्म करने से पहले एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ कि कर सको अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, कर सको अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ में वो हुनर पैदा करो, और अगर तोड़ना चाहते हो अपनी गुलामी की इन जंजीरों को तो हर घर में बुद्धा, फूले, साहू, अम्बेडकर पैदा करो। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, नमो बुद्ध।